कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बहुत ही विवादास्पद है भारतीय राजनीति में, चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया, उसके ऊपर अपना फैसला दिया। बिहार चुनाव चल रहा था और बिहार चुनाव में जो एसआईआर शुरू हुई थी, उस वक्त ये मुकदमा अदालत में गया था। बिहार चुनाव खत्म हो गया, सरकार वहां चल रही है लंबे अरसे से, अब जाकर उस मुकदमे का फैसला आया है। पहली बात तो ये फैसला इतनी देर से आया एक चुनाव के बारे में, उसके बाद यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो गया और वहां की एसआईआर में भी बहुत सारी उलझने और दिक्कतें देखी गई और बहुत ज्यादा विवाद हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है कि जब इस जो चीज विवादित विवादित थी, जिसके ऊपर वो विचार कर रहे थे, वो तो काम वहां भी हो गया और यहाँ भी हो गया, बंगाल में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, फैसला उन्होंने अब दिया है। इसका मतलब है पहले से ही हम सब लोग ये मानने लगे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं दे सकता जिससे बिहार के चुनाव की वैधता पर सवालिया निशान लगे। ऐसा कोई फैसला नहीं दे सकता जिससे पश्चिम बंगाल के चुनाव की वैधता पर सवालिया निशान लगे। प्रशांत जी। हाँ, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। कि अगर आपने चुनाव होने दिया हम्म, जबकि एसआईआर की वैधता तय नहीं करी उस जी। समय, हम्म, तो फिर जाहिर है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि एसआईआर जो किया जा रहा है ये वैध है। और जो आखिर में जो आप फैसला देंगे, जो इन्होंने दिया कई महीने बाद, हम्म, उसमें यही बोलेंगे कि भाई एसआईआर वैध है। हम्म, और यही हुआ। हम्म, मतलब या तो उसको पहले ही फैसला दे देना चाहिए था, एसआईआर होने से पहले ही, क्योंकि ये सारे मुद्दे पहले ही उठाए गए थे, हम्म, बिहार का चुनाव होने से पहले ही उठाए गए थे। लेकिन उसका फैसला बाद में आता है। उसके बाद तो खैर बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में तो एक बहुत बड़ा नया मुद्दा उठा, जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला कहते हैं, जो कि बिहार के चुनाव में नहीं उठा था। ये हम्म, बंगाल के चुनाव में ही ये मुद्दा उठा, क्योंकि बंगाल के चुनाव के लिए ही ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर 60 लाख लोगों के नाम काटने की कोशिश करी गई, जिसमें से 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बंगाल के चुनाव में। लेकिन बिहार के चुनाव में बाकी सारे मुद्दे उठाए गए थे, एसआईआर की वैधता को लेकर, एसआईआर के प्रोसीजर को लेकर, किस तरह से ये लोग सिटीजनशिप देखेंगे इसको लेकर, कितनी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है उसको लेकर, ये सारे, ये जो सिटीजनशिप के आधार पर जिन लोगों का नाम काटा गया है उसकी सूची मांगी गई थी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई सूची नहीं दी है, ये भी नहीं बताया कि कितने लोगों का नाम बिहार में सिटीजनशिप के आधार पर काटा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, बगैर वो सूची लिए, बगैर ये जाने कि कितने लोगों का काटा गया, कि भाई इलेक्शन कमीशन अब उन केसेस को सरकार को रेफर कर देगा उनकी सिटीजनशिप डिटरमिन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है ये तो सिर्फ इलेक्टोरल रोल के लिए है, ये कह दिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कोई वोटर की नागरिकता संदिग्ध है और उसके आधार पर वो साबित नहीं कर पाया अपनी नागरिकता, उसके आधार पर उसने मतदाता सूची में से उसका नाम काट दिया। अच्छा, अब दूसरे संदर्भों में उसकी नागरिकता की जांच होती रहेगी, दूसरी संस्थाएं, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय उसकी जांच करता रहेगा। लेकिन एक बार जब मतदाता सूची से उसका नाम कट गया तो उसका जो बहुत बुनियादी अधिकार था नागरिक के तौर पर वोट देने का, वो अधिकार तो उससे छिन गया। बावजूद बिल्कुल। इसके कि चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये आखिरी हक नहीं है कि वो कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है ये तय कर सके, क्योंकि उसने तो एक तरह से एक सीमा तक तो तय कर ही दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो 27 लाख लोगों का नाम बंगाल में काटा गया, जी। अ, इस आधार पर कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं दे सकते, अगली बार अगर तुम्हारी अपील तुम्हारे हक में तय हो जाती है तो अगली बार दे लोगे। हम्म, अब अपील तो 90% से ज़्यादा लोगों की अलाउ हो रही हैं। हम्म, तो इसके मतलब जो 27 लाख लोगों के नाम जो काटे गए उसमें 90% गलत काटे गए थे, हम्म, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। हम्म, लेकिन 90% से ज़्यादा गलत काटे गए थे।
लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कैजुअली बोल दिया कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं वोट दे पाओगे अगर तुम्हारी अपील। अभी तो वैसे अभी पता नहीं कि 27 लाख लोगों के अपील अगले 5 साल में भी तय होएंगे कि नहीं होएंगे, लेकिन अगर तय हो भी गए तो इस बार तो उनको वोट नहीं देने दिया गया। और बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में रिजल्ट जो था उसमें मार्जिन, जितने लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर काटा गया उससे कम था। और वहाँ ये भी देखा गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुस्लिम समुदाय के नाम ज़्यादा काटे गए, 2/3 के करीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर काटे गए। खैर बिहार में ये नहीं था, लेकिन बिहार में कई सारे और मुद्दे उठाए गए थे। पहले तो बिल्कुल बेसिक मुद्दा जो उठाया गया था वो ये था, इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रावधान है सेक्शन 21(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें लिखा है कि इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन कर सकता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। पहले तो रीजंस देने होंगे, इन ए कंस्टिट्यूएंसी और इन ए पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसका मतलब ये है कि आप सारी कंस्टिट्यूएंसीज में भी कर सकते हैं। और ये भी कह दिया कि रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको हर कंस्टिट्यूएंसी का रीजन देना होगा। आप ब्लैंकेट रीजन दे सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं और कई नॉन सिटीजन्स आ गए होंगे, इसलिए हम पूरे स्टेट में इंटेंसिव रिवीजन कर देंगे। और पूरे स्टेट में इंटेंसिव रिवीजन भी इस तरह से करेंगे कि सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और जो लोग नहीं एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे उनका नाम ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट रोल से कट जाएगा। तो ऐसा तो इंटेंसिव रिवीजन आज तक पहले कभी हुआ नहीं। एक बार एक कंस्टिट्यूएंसी के एक पार्ट में, ठाकुर द्वारा के एक पार्ट में किया गया था, और उसमें भी उस समय लिंगदो साहब इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने बहुत डिटेल्ड रीजन दिया था कि क्यों इस कंस्टिट्यूएंसी के इस पर्टिकुलर पार्ट में वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बनाने की जरूरत है। लेकिन इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन एन मास ना तो पहले कभी करा गया, ना उसका कोई आधार है, ना उसका कोई प्रावधान है कि भाई आप इस तरह से नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बनाएंगे और ये बोल देंगे कि तुम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरो, जो नहीं भरेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट रोल से कट जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी वैध मान लिया। उसके बाद सिटीजनशिप का मुद्दा था कि भाई लाल बाबू हुसैन, एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 1995 का जजमेंट है। उस समय भी यही किया गया था कि बहुत सारे लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिया गया था और ये उनसे बोला गया था कि भाई तुम अपना या उन लोगों को नोटिस दिया गया कि तुम लोग अपने ये डॉक्यूमेंट लाओ, पासपोर्ट लाओ या बर्थ सर्टिफिकेट लाओ या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लाओ, 3 4 5 डॉक्यूमेंट बोले थे, और अपनी सिटीजनशिप प्रूव करो। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए, पहली बात, आप जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में ऑलरेडी है उसका नाम आप ऐसे नहीं काट सकते। आप प्रिजम्पशन इज इन फेवर ऑफ दैट पर्सन कि वो सिटीजन है, कि दैट मीन्स कि अगर उसका नाम पहले वोटर्स लिस्ट में है तो ये पहले मानकर चला जाएगा कि वो सिटीजन है। अगर आप उसकी नागरिकता डाउट करते हैं तो आप उसको नोटिस में रीजंस बताइए क्यों डाउट करते हैं, किस आधार पर डाउट करते हैं। और दूसरी बात, उसको हियरिंग देनी होगी और उसको कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस करने की आपको इजाज़त देनी होगी। यानी कि चाहे वो राशन कार्ड ले आए, चाहे वो कोई और डॉक्यूमेंट, बैंक डॉक्यूमेंट ले आए, चाहे वो ओरल एविडेंस ले आए कि भाई मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, मेरे नेबर्स एफिडेविट दे रहे हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पर रह रहा हूँ इतने साल से, कुछ भी एविडेंस वो ला सकता है। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि यही डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके आधार पर हम देखेंगे। इन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया,
बोला कि सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है और ये बोल दिया कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो, कास्ट सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है कि वो जो चाहे डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सवाल ये है कि बिहार में हम लोगों ने दिखाया था कि बिहार में आधे से ज्यादा लोगों के पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आधार कार्ड को ऐड कर दिया उसमें, तब आधार कार्ड 98% लोगों के पास है। लेकिन अगर आप लाल बाबू हुसैन का फैसला पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नागरिकता साबित करने के लिए भी कोई भी एविडेंस, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, किसी भी तरह का एविडेंस कोई भी जना दे सकता है। इन्होंने बोल दिया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, वो जो चाहे डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर दे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, खासकर ऐसे देश में जहां पर अधिकतर लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट, गरीब लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वर्चुअल ब्लैंक चेक दे दिया है कि तुम जिस तरह से चाहो नई वोटर्स लिस्ट बना सकते हो, तुम जो प्रमाण मांगो वो मांग सकते हो, तुम जो आधार दो नाम काटने का तुम दे सकते हो, वर्चुअली ब्लैंक चेक दे दिया है। और ऐसी सिचुएशन में जहां सब लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बन गया है, वहां पर इलेक्शन कमीशन को इस तरह का ब्लैंक चेक दे देना कि भाई कोई ट्रांसपेरेंसी के रूल्स, हम लोगों ने पूरी बहस करी थी इस पर कि भाई इनके अपने ही मैनुअल में लिखा है, इनके ही अपने रूल्स में लिखा है कि जिस दिन कोई फॉर्म 6 में नाम चढ़ाने की एप्लीकेशन देता है, उसी दिन वो एप्लीकेशन वेबसाइट पर डाली जाएगी जिससे कि हर नागरिक उसको देख सके। जिस दिन कोई फॉर्म 7 भरता है नाम डिलीट करने के लिए, उसी दिन वो एप्लीकेशन वेबसाइट पर डाली जाएगी जिससे हर नागरिक देख सके। इन्होंने ये सब कुछ फॉलो नहीं किया, ना ये बताया। पहले तो ये लोग डिलीटेड वोटर्स के भी लिस्ट नहीं दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इनको बिहार में डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट देनी पड़ी। फिर भी कहते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे, वोटर्स लिस्ट भी नहीं देंगे मशीन रीडेबल फॉर्म में। मशीन रीडेबल फॉर्म तो इसीलिए होता है जिससे कि हम कंप्यूटर पर देख सकें कि हमारा नाम है कि नहीं, कितने डुप्लीकेट नाम है। हम लोगों ने ये भी बहस करी कि इनके खुद के मैनुअल में लिखा है कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन यूज करेगा डुप्लीकेट नाम देखने के लिए। डुप्लीकेट दो तरह के हो सकते हैं, फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज या डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज, यानी नाम वही है, फादर का नाम वही है, एड्रेस वही है। अब राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था कि वोटर्स लिस्ट में 100 से ज्यादा डुप्लीकेट एंट्रीज, एक एक जने के फोटो के साथ 100 से ज्यादा एंट्रीज हैं। तो इन्होंने वो बोल दिया कि नहीं, हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे, और उसका कोई बोगस रीजन दे दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस भी नहीं किया अपने जजमेंट में। ट्रांसपेरेंसी के जो हम लोगों ने रूल्स बताए थे या इलेक्शन कमीशन का मैनुअल बताया था, उसको भी नहीं डिस्कस किया कि भाई कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए। तो प्रशांत जी, इसका तो मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनाव आयोग को किसी भी किस्म की पारदर्शिता का उल्लंघन करते हुए एक तरह का निरंकुश तरीके से चुनाव प्रक्रिया चलाने का अधिकार दे देता है, निरंकुश तरीके से वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार दे सकता है। जिसका चाहे वो वोट काट सकते हैं, जिसका चाहे वो वोट जोड़ सकते हैं, किसी भी नियम कानून की कोई परवाही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको केवल अधिकार दे दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां तो आयद की ही नहीं गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अब इसमें 2-3 जिज्ञासाएं मेरी हैं जो उसकी सफाई आप कर सकते हैं। मैं भी खुद उनके बारे में स्पष्ट नहीं हूं दिमाग में। पहली बात तो यह है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का, लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उसकी एक धारा ये कहती है कि चुनाव आयोग नई मतदाता सूची बनाने की कवायद कर सकता है, लेकिन अगर उसने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूरी मतदाता सूची नहीं बना पाई तो उसे पुरानी मतदाता सूची के मुताबिक चुनाव कराना चाहिए। इसमें कोई अपवाद नहीं दिखाई पड़ता, जो भाषा मैंने पढ़ी है उसके अंदर।
यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आप देखिए 27 लाख से ज्यादा वोटरों के बारे में चुनाव आयोग तय नहीं कर पाया कि ये मतदाता सूची में शामिल होंगे या नहीं होंगे। वो त्रिशंकु की तरह अधर में लटक गए। इसका सीधा मतलब है कि मतदाता सूची संपूर्ण नहीं बनी। जब मतदाता सूची संपूर्ण नहीं बनी तो फिर उस कानून के तहत पुरानी मतदाता सूची से चुनाव क्यों नहीं कराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये वो तो खैर बंगाल की बात है। बंगाल की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, बंगाल की बात में अभी तो बंगाल का इसका फैसला आया नहीं है कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, तो सिर्फ इन्होंने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में फैसला दिया है। जी। बिहार में जो इश्यूज अराइज हुए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला है। बंगाल का जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो ये इन्होंने शगुफा छोड़ा, इस पर तो अभी कोई फैसला आया नहीं। इस पर तो शायद आगे चलकर फैसला आएगा। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देखिए ये तो अपील की बात है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हमने कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को लगा दिया था, उन्होंने ये 60 लाख एग्जामिन करके 27 लाख काट दिए हैं, इसलिए वो प्रोसेस हो गया है। तो वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया गया था उनको 3-3.5 हफ्ते दिए गए थे 60 लाख तय करने के लिए, और उनको रफली 1 से 2 मिनट के बीच में मिला था एक एक नाम तय करने के लिए, जिसमें 27 लाख काट दिए थे। और अब अपीलेट ट्राइब्यूनल में जितने नाम गए हैं उसमें एक चीफ जस्टिस जिन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने तो 100% अपील्स अलाउ कर दी थी। 100%। करीब 1000 केसेस उन्होंने तय करे थे, 100% अलाउ कर दी थी। लेकिन बाकी लोगों ने भी करीब 80-90% अलाउ कर दी हैं। तो इसके मतलब वो जो सो कॉल्ड जुडिशियल ऑफिसर जिनको अलग अलग राज्यों से लाकर लगाया गया था इस काम के लिए और 1 से 2 मिनट दिया गया था, उन लोगों ने गलत तरीके से फैसले किए। ऑब्वियसली 1-2 मिनट में कोई ठीक एग्जामिन करके कोई हियरिंग नहीं दी गई इन लोगों को, कोई रीजंस नहीं दिए गए इनका नाम काटने के लिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए था कि भाई ये कोई बात नहीं है, इस तरह से हम नहीं अलाउ कर सकते डिलीशन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर, और देयरफॉर जिन लोगों के नाम हैं उनके नाम रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हम तो ये देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली इलेक्शन कमीशन की करीब करीब सारी ही मनमानी मान ली है।